हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम उद्योगों की स्थापना के संबंध में दी गई विचारधाराओं का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने विभिन्न सिद्धांत और विचारधाराओं के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि इन विचारधाराओं को भूगोलवेत्ता और अर्थशास्त्री इन दो वर्गों में हमने विभाजित किया था और कई प्रमुख विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे न्यूनतम लागत विचारधारा वेबर की। इसके अलावा यातायात लागत विचारधारा हूवर ने दी थी, बाजार क्षेत्र विचारधारा स्मिथ, सीमांत स्थिति विचारधारा जो कि भूगोलवेत्ताओं ने दी थी, व्यावहारिक विचारधारा एलन प्रेड, स्थानापन्न विचारधारा इजार्ड ने दी थी। इन सब विचारधाराओं का सामान्य परिचय पढ़ने के बाद हमने वेबर के सिद्धांत और विचारधारा के बारे में बात शुरू की थी और ये बताया था कि वेबर ने अपना सिद्धांत न्यूनतम लागत विचारधारा प्रस्तुत किया था। वेबर की यह विचारधारा 1909 में उबर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्री नामक जर्मन पुस्तक में प्रस्तुत की थी और अंग्रेजी में इसका अनुवाद द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से प्रकाशित हुआ था। तभी से यह पुस्तक और यह सिद्धांत प्रकाश में आया और प्रसिद्धि पा सका। इसके साथ ही हमने वेबर द्वारा जो प्रमुख मान्यताएं दी गई थी उन मान्यताओं के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ शब्दावलियों का अर्थ देखा था हमने। इसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वेबर जिन कारकों के बारे में बात करते हैं वे स्थानीयकरण कारक दो मुख्य वर्गों में बांटे गए हैं। ये दो मुख्य वर्ग हैं प्रादेशिक कारक नंबर 1 और स्थानीय कारक नंबर 2। अब इन दोनों कारकों के बारे में हम बात करेंगे। प्रादेशिक कारकों को दो भागों में इसने विभाजित किया था, यातायात लागत और श्रम लागत। यातायात लागत के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि जो परिवहन होने वाला माल है, कच्चा माल, वो दो तरह का हो सकता है, सर्वत्र सुलभ और स्थानिक। इन शब्दावलियों का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं। स्थानिक माल भी दो तरह का हो सकता है, शुद्ध कच्चा माल और मिश्रित माल। परिवहित किए जाने वाले कच्चे माल, स्थानीयकरण भार और यातायात की दूरी, ये 3 पॉइंट यातायात लागत के अंतर्गत आती है। श्रम लागत में श्रम लागत निर्देशांक और श्रम गुणक, ये 2 पॉइंट हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रादेशिक कारकों में है। अभी हम आगे इनका सामान्य परिचय देखेंगे। दूसरा स्थानीय कारक जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इन दो मुख्य भागों में विभाजित है। इनका भी अर्थ हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक कारकों के। वेबर महोदय ने यातायात और श्रम दोनों की लागत को प्रादेशिक कारकों के अंतर्गत शामिल किया है। अब यातायात लागत क्या है? इन्होंने ये बताया कि कच्चे माल और अन्य सामग्री को कारखाने तक पहुंचाने और उत्पादित या तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में लगी कुल लागत परिवहन लागत अथवा यातायात लागत कहलाती है। बात समझ में आ गई? परिवहन लागत क्या है? कच्चे माल या अन्य सामग्री को कारखाने तक लाने की परिवहन लागत। नंबर 1 उद्योग से बाजार तक पहुंचाने में होने वाली परिवहन लागत। इन दोनों की जो कुल लागत होती है उसको हम यातायात लागत कहते हैं। यदि यातायात किया जाने वाला कच्चा माल सर्वव्यापी है, अर्थात सभी जगह समान मूल्य में उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, अर्थात जो सभी जगह उपलब्ध है और परिवहन मूल्य अल्प है। नंबर 2 दूसरी स्थिति, यदि परिवहन होने वाला कच्चा माल स्थानिक पदार्थ है जो विशेष स्थानों पर ही उपलब्ध होता है, तो इनकी यातायात लागत, इनकी शुद्धता
के आधार पर कम या अधिक हो जाती है। स्थानिक पदार्थ सीमित मात्रा में होते हैं, अतः इनका मूल्य भी अधिक होता है और कारखाने से अधिक दूरी परिस्थिति के कारण इन पर खर्च भी अधिक आता है। शुद्धता की मात्रा के आधार पर इन्हें शुद्ध और मिश्रित दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। पहली बात हमने की थी सर्वव्यापी पदार्थ, अर्थात जो सभी जगह उपलब्ध है तो उसका कोई इतना महत्व नहीं होता है। लेकिन यदि कच्चा माल स्थानिक पदार्थ है जो स्थान विशेष पर ही उपलब्ध होता है तो उसका परिवहन लागत बढ़ सकता है, और वो भी किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता पर। अगर शुद्ध पदार्थ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मिश्रित पदार्थ है तो ऐसी स्थिति में उसका परिवहन खर्च बढ़ जाता है। अब ये शुद्ध और मिश्रित पदार्थ क्या हैं, हम इसका आकलन कैसे करेंगे? जिन पदार्थों का वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई। जबकि ऐसे पदार्थ जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है उन्हें हम अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ कहते हैं। जैसे कई तरह के खनिज हैं, लौह, तांबा, सोना, गैलेना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। गन्ना भी इसी तरह का एक फसल है, क्योंकि गन्ने से जब हम रस बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं तो उसमें अधिकांश मात्रा में व्यर्थ पदार्थ निकलता है। और यदि कच्चे पदार्थ गन्ने को हम उद्योग तक ले जाएंगे तो उसमें काफ़ी खर्च, परिवहन खर्च आ जाता है। स्थानीयकरण भार कच्चा माल और तैयार माल को लाने ले जाने में परिवहन किए जाने वाले संपूर्ण भार को कहते हैं। कच्चा माल और तैयार माल दोनों को लाने और ले जाने में जो परिवहन का भार आता है वह संपूर्ण भार स्थानीयकरण भार है। पदार्थ की शुद्धता से लागत दूरी के संदर्भ में प्रभावित होती है। ध्यान रखना, किसके संदर्भ में? दूरी के संदर्भ में। यदि पदार्थ मिश्रित है तो उसकी परिवहन लागत दूरी के साथ बढ़ती है। सामान्य स्थितियों में दूरी के साथ इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन अगर मिश्रित पदार्थ है तो दूरी के साथ निश्चित रूप से परिवहन लागत बढ़ती है। इसीलिए उद्योग की स्थापना कच्चे माल स्रोत या उसके निकट की जाती है। तो ये जो सामान्य शब्दावलियाँ इसके अंतर्गत आई हैं प्रादेशिक कारकों के अंतर्गत, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट इसी में है पदार्थ सूचकांक। ये क्या होता है? परिवहन लागत पर पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता और दूरी का प्रभाव पड़ता है। पदार्थ की शुद्धता का मापन पदार्थ सूचकांक के आधार पर होता है। उद्योग में उत्पादित वस्तुओं और प्रयुक्त कच्चे माल के वजन का अनुपात ही पदार्थ सूचकांक है। इसका सूत्र मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। पदार्थ सूचकांक बराबर कच्चे माल का भार बटे तैयार माल का भार। शुद्ध पदार्थ का सूचकांक हमेशा 1 होता है, जबकि अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ का सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। अर्थात कच्चे माल में व्यर्थ पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी, आधी नहीं, जितनी अधिक होगी उसका सूचकांक भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए उद्योग की स्थापना कच्चे माल स्रोत अथवा उसके निकट ही की जाती है। अब दूसरी बात आती है श्रम लागत क्या है। श्रम पर खर्च होने वाली राशि को श्रम लागत कहते हैं। यह उद्योग स्थानीयकरण का दूसरा महत्वपूर्ण प्रादेशिक कारक है। श्रम की दर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है। श्रम की लागत को गतिशीलता प्रभावित करती है। श्रम गतिशीलता वाले स्थान पर, अर्थात जहाँ से श्रमिक आना जाना कर सकते हैं, वाले स्थान पर लागत में कमी आती है। श्रम की गतिशीलता के अभाव में, अर्थात श्रम अगर स्थिर है तो उद्योग सस्ते श्रम क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। श्रम की लागत
के निर्धारण के दो मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं, इनका अर्थ भी समझ लें आप। श्रम लागत सूचकांक, इसका मतलब होता है उत्पादित वस्तु का कुल भार बटे श्रम लागत। और दूसरा है श्रम गुणक, यह श्रम लागत और स्थानीयकरण भार के मध्य का अनुपात है। तो यह है श्रम लागत। अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं वो सभी प्रादेशिक कारक हैं। अब हम देखते हैं स्थानीय कारक क्या होते हैं। इसमें हमने दो कारक शुरू में बताए थे, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इनका अर्थ और ये कारक समझ लेते हैं हम। यदि किसी क्षेत्र में अनेक उद्योगों के कारखाने अथवा एक ही उद्योग के अनेक कारखाने स्थापित हो जाते हैं तो यह प्रवृत्ति केंद्रीकरण कहलाती है। अर्थात एक ही स्थान पर उद्योगों का एकत्रीकरण केंद्रीयकरण कहलाता है। ऐसी स्थिति में उद्योग को अनेक सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि वहां पहले से ही उद्योग स्थापित है और इसके कारण यहाँ नए उद्योग स्थापित होने लग जाते हैं। तो इसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा है विकेंद्रीकरण कारक। एकत्रीकरण वाले स्थान पर भूमि मूल्य, कर, टैक्स, श्रम, किराया आदि में वृद्धि होने से विकेंद्रीकरण होता है। किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक केंद्रीकरण होने से और नए कारखाने स्थापित करने पर लाभ के बजाय यदि हानि की संभावना हो तो उद्योग वहाँ से दूर अन्यत्र स्थापित होने लग जाते हैं। इस तरह एकत्रीकरण वाले स्थान से अन्यत्र उद्योगों का स्थानांतरण हो जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये कुछ सामान्य बातें थी। अभी हमने प्रादेशिक और स्थानिक दो तरह के कारकों के बारे में पढ़ा था। यातायात और श्रम मूल्य, ये दोनों प्रादेशिक कारक थे और स्थानीय कारकों में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। और इन्हीं कारकों के आधार पर वेबर ने न्यूनतम लागत के बिंदु को ज्ञात करने का प्रयास किया था। वेबर ने सामान्य प्रादेशिक कारकों में यातायात और श्रम के मूल्य को रखा। ये दोनों किस तरह के हैं, सामान्य प्रादेशिक कारक। परिवहन उद्योग की स्थिति का मुख्य निर्धारक कारक बताया गया। वेबर ने बताया कि उद्योग की स्थिति के निर्धारण में न्यूनतम लागत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है और न्यूनतम लागत में भी परिवहन लागत सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई। वेबर महोदय ने इन कारकों में परिवहन लागत को सबसे महत्वपूर्ण कारक बताते हुए ये बताया कि श्रम और केंद्रीकरण ऐसे कारक हैं जो परिवर्तित कारक कहलाते हैं। अर्थात इन कारकों से प्राप्त विशेष लाभ के कारण उद्योग की स्थिति बदल सकती है या परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए श्रम और केंद्रीयकरण परिवर्तित कारक हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नंबर 2, दूसरी बात उसने बताई कि वेबर महोदय इन दोनों कारकों को अपने न्यूनतम परिवहन लागत वाले मूल सिद्धांत में विकृति लाने वाले कारक बताया और साथ में क्या कहा, श्रम को प्रथम और केंद्रीकरण को द्वितीय विकृति लाने वाले कारक बताया। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। श्रम और केंद्रीकरण कैसे कारक हैं, परिवर्तित कारक हैं। और इन परिवर्तित कारकों को इन्होंने क्या कहा, श्रम पहला और केंद्रीकरण दूसरा विकृति लाने वाला कारक है। तो यहाँ तक हमने वेबर के स्थानीयकरण सिद्धांत और इनके जो दो वर्ग दिए थे, इन्होंने जो कारक बताए थे, उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब इन सभी बातों के आधार पर, सभी मान्यताओं के आधार पर
वेबर महोदय अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और अपने सिद्धांत की कुछ संभावनाएं व्यक्त करते हैं, जिसके अनुसार उद्योग की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। उन्हीं स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वेबर ने ये बताया, पहली स्थिति कि यदि बाजार भी एक हो और कच्चा माल या उसका स्रोत भी एक हो तो उद्योग की स्थापना कहाँ लगेगी। ऐसी स्थिति में पदार्थ के गुण के आधार पर स्थिति निर्धारण होगा। कैसे होगा? ये कुछ 3 स्थितियाँ इसमें बताई गई है। ये 3 स्थितियाँ किस आधार पर हैं? एक बाजार और एक कच्चा माल। यदि कच्चा माल सर्वव्यापी पदार्थ है, अर्थात सभी जगह आसानी से उपलब्ध है, तो उद्योग बाजार में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें कच्चे माल का परिवहन नहीं करना होगा और तैयार माल का परिवहन खर्च भी नहीं लगेगा और परिवहन लागत न्यूनतम आएगी, इसीलिए उद्योग की स्थापना बाजार में होगी। लेकिन इसके विपरीत दूसरी स्थिति क्या है? यदि कच्चा माल शुद्ध पदार्थ हो तो उद्योग की स्थापना कहाँ लाभदायक होगी? बाजार में। तीसरी स्थिति, यदि मिश्रित पदार्थ है तो ऐसी स्थिति में उद्योग बाजार में लगने के बजाय कहाँ लगेगा? कच्चे माल के स्रोत पर। क्यों लगेगा? क्योंकि मिश्रित पदार्थ में व्यय पदार्थ का परिवहन खर्च अनावश्यक जो होगा उससे बचत हो जाएगी। जैसे हम गन्ने से शक्कर का उदाहरण ले सकते हैं। अब इन 3 स्थितियों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में वेबर महोदय ये बताते हैं कि यदि पदार्थ शुद्ध है तो ऐसी स्थिति में उद्योग बाजार में लगेंगे, और नंबर 2, यदि पदार्थ अशुद्ध है अर्थात उनके पदार्थ का सूचकांक 1 से अधिक है तो कच्चा माल स्रोत ही लाभदायक स्थल माना जाएगा। तो पहली स्थिति इन्होंने ये आपको बताई। दूसरी स्थिति, एक बाजार और 2 कच्चे पदार्थ। अब इस स्थिति में हम ये बताएंगे कि यदि मूल्य समान है, अर्थात 2 समान मूल्य के कच्चे पदार्थ लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं और बाजार भी अलग है, तो संभावित स्थितियाँ क्या होगी? दोनों कच्चे पदार्थ सर्वत्र उपलब्ध हैं, सर्वव्यापी हैं, तो बाजार में होगा। शुद्ध पदार्थ हैं तो भी बाजार में होगा, लेकिन उत्पादन में प्रयुक्त एक पदार्थ शुद्ध और दूसरा अशुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में अशुद्ध पदार्थ के स्रोत पर उद्योग लगेगा। चौथी स्थिति इन्होंने बताई, यदि एक पदार्थ शुद्ध और दूसरा सर्वत्र उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में बाजार अधिक उपयुक्त स्थल माना जाएगा। अंत में इन्होंने बताया, यदि दोनों कच्चे पदार्थ मिश्रित पदार्थ हैं तो फिर स्थिति भिन्न होगी और ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज द्वारा उद्योग स्थिति स्पष्ट की जाएगी और इस त्रिभुज को स्थानीकरण त्रिभुज का नाम दिया गया। यदि दोनों मिश्रित पदार्थ एक दूसरे से निकट और आसानी से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि दोनों पास पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप उद्योग लगा सकते हैं। लेकिन दोनों कच्चे पदार्थ और बाजार एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं लेकिन एक ही परिवहन मार्ग पर हैं, तो कारखाना वहाँ लगेगा जब बाजार के निकट कच्चा माल स्रोत होगा। जैसे बाजार एक कच्चा माल और दूसरा कच्चा माल, तो बाजार के निकट वाले कच्चे माल स्रोत पर उद्योग की स्थापना लाभदायक होगी। लेकिन यदि स्थिति इन दोनों से भिन्न है तो कारखाने की स्थिति का निर्धारण न्यूनतम लागत वाले स्थल पर स्थानीकरण त्रिभुज की सहायता से होगा। 2 मिश्रित कच्चे पदार्थ भिन्न स्थिति में हों तो स्थिति निर्धारण स्थानीकरण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की सहायता से किया जाएगा। वेबर ने अधिकतम लाभ हेतु उद्योग स्थापना दोनों कच्चे माल
और बाजार के मध्य अर्थात त्रिभुज के अंदर होने पर न्यूनतम लागत बताई। अर्थात अंदर की स्थिति उद्योग की स्थापना की उपयुक्त स्थिति होगी। एक उदाहरण के सहित इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। माना एक उद्योग में एक कच्चे पदार्थ और एक ईंधन की आवश्यकता है और दोनों भिन्न स्रोत से प्राप्त होते हैं। बाजार एक ही है। ऐसी स्थिति में स्थिति निर्धारण जो नीचे त्रिभुज दिया जा रहा है उसके अनुसार ज्ञात होगी और इसमें शक्ति स्रोत अर्थात ईंधन ही न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु है जो उद्योग हेतु उपयुक्त स्थल है। अब तीन स्थितियों को आपके सामने रखा जा रहा है। सबसे पहले बाजार स्थिति। आप ये त्रिभुज देखें, इस त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर मैंने लिखा है बाजार, ईंधन और कच्चा माल। इन तीनों की दूरी लिखिए 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ईंधन को लाने का खर्च है 3 टन और कच्चे माल का खर्च है 2 टन प्रति उत्पादन। अब हम स्थिति देखते हैं तीनों पर खर्च किस में ज़्यादा आ रहा है। जिसमें सबसे कम आएगा वो उद्योग स्थापना का स्थल माना जाएगा। हम अगर बाजार में उद्योग लगाते हैं तो बाजार तक आपको ईंधन लाना होगा। बाजार से ईंधन की दूरी माना 6 किलोमीटर है और ईंधन को ले जाने का खर्च है प्रति किलोमीटर 3 टन। तो इसी स्थिति में ये हो गया 6 या 18। दूसरी कच्चा माल जो बाजार से 8 किलोमीटर दूर है और 2 टन के हिसाब से 8 दूनी 16 टन का खर्च आता है। तो 18 और 16 दोनों मिलाकर के 34 टन होता है बाजार में अगर उद्योग लगे तो। नंबर 2, बाजार के बजाय अगर हम ईंधन स्रोत पर लगाएं तो ईंधन स्रोत पर लगाने पर आपको कच्चा माल लाना पड़ेगा। कच्चा माल का खर्च 2 टन है और कच्चा माल ईंधन स्रोत से 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 × 2 20 टन हो गया और बाजार तक पहुंचाने का 6 किलोमीटर यानी कि 26 टन हो गया। ईंधन पर जो खर्च आ रहा है वो 26 आ रहा है। तीसरी स्थिति है कच्चा माल स्रोत। कच्चा माल स्रोत आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ईंधन लाना पड़ेगा। ईंधन और कच्चे माल की दूरी 10 किलोमीटर, खर्चा प्रति किलोमीटर 3 टन, तो 30 टन ये हो गया। बाजार तक पहुंचाने के लिए 8 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 30 + 8 कुल 38। अब आप देख सकते हैं बाजार पर यदि लगता है उद्योग तो 34 टन, ईंधन स्रोत पर लगने पर 26 टन और कच्चा माल स्रोत पर 38 टन। तो इसी स्थिति में जो सबसे न्यूनतम खर्च आ रहा है वो ईंधन स्रोत पर आ रहा है। इसीलिए उद्योग की स्थापना कहाँ लगेगी? ईंधन स्रोत पर लाभदायक होगी, खर्च वहाँ पर न्यूनतम आएगा। तो इन तीनों स्थितियों में न्यूनतम खर्च ईंधन स्रोत पर होने से उद्योग यहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो छात्रों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसे आगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।